Hello everyone, welcome to Success Tree Online हिमाचल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ यशविनी। जो हमारा आज का सेशन रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग जो भी आपकी HP पटवारी की जनरल साइंस की प्रैक्टिस सीरीज हम स्टार्ट कर रहे थे, ठीक, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो जो हमारा सेशन होगा आज वो रहेगा अराउंड 1 आवर, मतलब 45 टू 50 मिनट्स तक हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी। तो हम जो भी हमारे MCQs होंगे, ठीक, वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल पैथोजेंस। मतलब इन सब MCQs, इन सब ऑप्शंस में से आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिजीज है जो आपके बैक्टीरिया कॉज करेंगी, ठीक। तो उसका आंसर बताओ। आपके सामने ये सारी ऑप्शंस हैं, क्या रहेगा इसका आंसर? एड्स, डेंगू, कोविड-19 या फिर टाइफाइड। क्या होगा इसका आंसर? देखो, विदाउट एनी डाउट इसका आंसर होगा टाइफाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो एड्स होती है, ठीक, वो एक ऐसी डिजीज है जो STD है। आपने एक टर्म सुनी होगी STD, ठीक, आपने एक टर्म सुनी होगी STD। STD मतलब होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, ठीक है। ऐसे डिजीज जो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है स्प्रेड होते हैं, वो आपकी होगी STDs, ठीक है। अब इसमें जैसे एड्स जो एक ऐसा डिजीज है, थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं हम, जो HIV कॉज करेगा। HIV क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये ऐसा वायरस है जो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर क्या होता है, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो जाता है, फीमेल के ट्रैक में आ जाता है, ठीक है, जेनिटल ट्रैक में। तो ये हो गया HIV विच विल कॉज एड्स। अब एड्स में क्या होता है, जो हमारी बॉडी का, जैसे हम पढ़ते हैं, डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। कौन बनाते हैं डिफेंस सिस्टम? आपके WBC। तो व्हाइट ब्लड सेल्स की, इन्हीं की एक टाइप होती है T सेल, ठीक। T सेल होते हैं, B सेल होते हैं। अब जो T सेल होंगे वो क्या होते हैं? हेल्पर सेल्स होते हैं, मतलब वो करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट, ठीक। अब उन पे सीधा अटैक करते हैं। कौन अटैक करेगा सीधा? आपका जो ये HIV वायरस होगा सीधा इम्यून सिस्टम पे, T सेल्स पे अटैक कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हो जाएगा वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और इसकी वजह से हमारी बॉडी और भी बहुत सारी जो है डिजीज, उसको भी, मतलब इन्फेक्शंस को बहुत जल्दी कैच कर लेगी, ठीक है। तो ये होता है HIV वायरस का। एक और ध्यान रखना है अपने, जो HIV वायरस होता है उसमें ना 2 स्ट्रैंड्स होते हैं RNA के, मतलब 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे सिंगल RNA मॉलिक्यूल के। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। तो ये होता है एड्स का, ठीक है। अब इसके थोड़ा ये होता है कि सिम्टम्स, मेथड्स के कॉजेज जिससे ये एड्स हो सकता है। जब आप क्या करते हो, मतलब ब्लड वगैरह ट्रांसफ्यूजन हो रही है ना, ब्लड चढ़ा रहे हो, उससे भी हम ये बोल सकते हैं कि स्प्रेड कहूंगी मैं, ट्रांसमिशन कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, उससे भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप ब्लड चढ़ा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली किसी पर्सन को जब एड्स है तो दूसरे पर्सन को भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको एड्स है तो ऑब्वियसली फीटस को भी, बच्चे को भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया एड्स का। डेंगू, ठीक है, तो डेंगू है, देखो ये HIV वायरस हो गया, ठीक है। डेंगू है, इट इज कॉज्ड बाय आई थिंक एडिस एजिप्टाई, ठीक है, वो है जो वो कॉज करेगा। ये एडिस एजिप्टाई इसका क्या होगा? कैरियर होगा, ठीक। कॉज इसको करेगा डेंगू वायरस, ठीक है, कॉज इसको डेंगू वायरस ही करेगा, बट एडिस एजिप्टाई जो मस्कीटो होगा वो क्या करेगा? कैरियर होगा, ठीक है। इसका जैसे हमने पढ़ा था मलेरिया में भी, मलेरिया में क्या होगा? जो उसका कैरियर होगा वो होगी फीमेल एनोफ्लीज, ठीक है। फीमेल एनोफ्लीज क्या करेगी? कैरी करेगी किसको? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को, जो आपका पर्टिकुलरली मलेरिया कॉज करेगा, ठीक। तो फिर ऐसे ही इसको ये कैरी करेगा एडिस एजिप्टाई डेंगू वायरस। कोविड-19, ठीक है, आपको पता ही कोविड वायरस, सार्स वायरस, ठीक। तो वो हो गया आपका टाइफाइड। जो है टाइफाइड बैक्टीरिया कॉज करेगा। कौन सा टाइफाइड हो, कौन सा बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज करता है? आपका सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी जो होगा ये कॉज करेगा आपका टाइफाइड, जो कि कंटेमिनेटेड, मतलब अनहाइजीनिक फूड हो गया, अनहाइजीनिक वाटर हो गया, उससे जो है जो स्प्रेड होगा, ठीक, वो होगा आपका टाइफाइड, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है? द टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन बेरल सीन इन बॉयज एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं ये कि टेस्टोस्टेरोन होगा जो क्या होगा प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है, जो बहुत सारे बॉयज में चेंजेस आएंगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। जैसे ही हमने ये भी पढ़ा था कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में जो सेक्स हार्मोन होंगे वो होंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन।
वैसे ही उसमें मतलब वो हॉर्मोन्स का क्या काम होगा, वो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे, राइट। तो वैसे ही जो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा वो फिर क्या करेगा, जो मेल में मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स स्पेशली, ठीक है, जैसे आवाज का भारीपन होना, हेयर की ग्रोथ होना, ठीक है, और ये जो भी सारे होंगे स्पर्म्स के प्रोडक्शन, ये सारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स होंगे, सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे जो मेल में डेवलप हो जाएंगे। करेगा कौन, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसकी वजह से जो मेल में प्रेजेंट होगा, ये सारे के सारे क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे मेल में। तो बिल्कुल जो है आपकी फर्स्ट ऑप्शन वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट कह रही है, चलो ठीक है, ये ठीक मान लिया। कहते द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। मतलब इन्होंने ये बोला कि जो स्पर्म होते हैं बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती है जिनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक। द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स अ कॉमन पासेस फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। बिल्कुल ठीक है कि जो यूरेथ्रा होगा एक कॉमन पास है, ठीक है, जिसमें से यूरिन भी पास करेगा और स्पर्म्स भी पास करेंगे। एक कॉमन ट्यूब होगी, ठीक है, एक कॉमन पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो गया यूरेथ्रा, ठीक है, जिसमें से यूरिन भी पास करेगा मेल का और मेल के स्पर्म्स भी पास करेंगे। दोनों चीजें करेक्ट है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन भी तो पहला भी सही दूसरा भी, तो तीनों आंसर जो है डी मतलब बिल्कुल करेक्ट हो गया। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों जो आपकी ऑप्शंस हो जाएंगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी विदाउट एनी डाउट। तो आगे चलते हैं, आई होप आपको क्लैरिटी होगी हो रही होगी चीजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई है। अब जो ये रिएक्शन है ना, ये आपको ये बतानी है कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन होगी ये। अब देखो आपको देख के पता चल रहा होगा ये डिकम्पोजिशन है। वो कैसे, क्योंकि देखो डिकम्पोजिशन का नाम है किसी चीज का टूटना। अब ऐसा नहीं है आपको रिएक्शन सारी डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, बस आपको देख के पता लगाना है कि कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको देख के पता चल जाएगा। देखो डिकम्पोज होना मतलब किसी चीज का टूटना, तो यहाँ FeSO4 टूट ही रही है, टूट के क्या बना रही है, Fe2O3 बना रही है, SO2 भी बना रही है, SO3 भी बना रही है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। नाम से पता चल रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब जैसे मान लो C+O2, ये CO2 बना दिया, मतलब जब दो अलग अलग चीजें क्या होंगी, कंबाइन होगी कुछ प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रही है, वो आपकी होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक चीज दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर रही है, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, ठीक। तो ये है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देख ली आपको पता चल जाएगा कि जो आयरन सल्फेट है वो प्रोडक्ट्स में टूट रही है, दैट मींस उसकी डिकम्पोजिशन हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जनरल साइंस में से, ये फेवरेट टॉपिक ही कहूंगी मैं, क्योंकि ये ना आपको सोर्सेज दे रखे हैं। पहले आपको इन्होंने दिए सोर्सेज, ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिए टाइप ऑफ एसिड के सोर्सेज में कौन सा टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसमें से आप आंसर बताओगे। ये देखो, ये इसमें से सारे पेयर्स ये आपके करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो आपका विनेगर होगा उसमें एसिडिक एसिड है, बिल्कुल ठीक। विनेगर वही जो आप अपने किचन में यूज करते हो, ठीक है, वो विनेगर हो गया, उसमें क्या प्रेजेंट होगा आपका, एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद सोर मिल्क आ गया, कर्ड में लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है। एक चीज और, अब इसका नाम आया है, तो जो मिल्क होता है ना, मिल्क में शुगर कौन सी होती है आपकी, लैक्टोज, ठीक है। मिल्क में प्रोटीन कौन सा होगा, प्रोटीन होगा जी केजिन प्रोटीन। देन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, इसमें कर्ड की अगर बात करें, ठीक है। तो लैक्टो वाला सारा सिस्टम मिल्क से जुड़ा हुआ है, ठीक। लैक्टोज हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया और केजिन मिल्क प्रोटीन हो गया। अब इन्होंने बात करी लैक्टिक एसिड, आपको तो नाम से क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि भाई जो लैक्टिक एसिड है वो सोर मिल्क में प्रेजेंट है, मतलब कर्ड में प्रेजेंट है, ठीक। तो आगे चलते हैं, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में क्या प्रेजेंट होगा आपका, सिट्रिक एसिड। उसके बाद आगे नेटल स्टिंग, इसमें होगा मिथेनोइक एसिड, ये एक लीफ होता है, ठीक है। उसके जो स्टिंग होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा आपका, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और अच्छा आंट स्टिंग भी आपने पढ़ा है, चींटी का डंक, उसमें क्या होगा, इसमें होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक। तो आई होप ही आपको थोड़े ये फैक्ट्स हैं कुछ याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका रहा स्क्रीन पे।
कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली, मतलब करेक्ट होंगी कौन सी स्टेटमेंट, तो वो आपको बतानी है। तो जरा इसका आंसर बताइए। कहते हैं न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। जो न्यूट्रॉन होता है कहते हैं जो न्यूट्रॉन होता है ना, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों, हाइड्रोजन के अलावा, क्या ये ठीक है ऑप्शन? क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसमें तो पहले ही एक होता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो होंगे सबके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इसका क्योंकि एटॉमिक नंबर ही एक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है जो आपकी करेक्ट होगी। फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। कहते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे, मतलब उन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ये बात कर रहे हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। बिल्कुल ठीक है, हम यही पढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक आपका होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तीनों चीजों से मिलकर आपका क्या बना होता है, एटम बना होता है। जैसे ये आपका एटम है, ठीक, इसका जो सेंटर है न्यूक्लियस, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन भी उसमें होते हैं, न्यूट्रॉन भी उसमें होते हैं। डन। जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है शेल्स में। ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, एक पाथ में, उसको हम बोलते हैं शेल, और उस शेल में क्या प्रेजेंट होगा, आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक, अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप सबको पता है। और जो प्रोटॉन है, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। ठीक है, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल। तो इस तरीके से याद रख लेना। तो ऑब्वियसली तो बेसिक चीज है, ये पता ही होनी चाहिए सबको। ये आपके एटम का स्ट्रक्चर है। एक थोड़ी सी बेसिक चीज बता देती हूँ, मैटर और एटम क्या होता है। जैसे अगर सपोज दैट आपके सराउंडिंग्स में जो भी चीजें प्रेजेंट है, कुछ भी, जैसे ये बॉटल है, ठीक, ये बोर्ड हो गया, ये पेन हो गया, ये मार्कर हो गया, कुछ भी चीज है, वो सारी चीजें मैटर होती है। और जो मैटर है, मतलब हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चीज प्रेजेंट है, उसके जो मतलब वो किससे बनी होती है, छोटे छोटे ना पार्टिकल से बनी होती है, इस तरीके से हर एक चीज। तो वो उनको, उसको क्या बोलती है, एटम। मतलब मैटर किसका बना होता है, एटम का बना होता है। बहुत सारे एटम्स होंगे, और ये एक एटम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, कि जो भी आपका एटम होता है, एक एटम की बात करें तो उसमें एक आपका इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। ठीक, जो न्यूक्लियस होगा उसमें आपका प्रेजेंट होगा प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बेसिक चीज। तो आगे चलते हैं, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं। कह रहे डैश रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। मतलब इन सब में से कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगी। इसका आंसर बच्चे आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार मैं करवा चुकी हूँ आई थिंक क्लास में ये। तो इसका आंसर होगा विदाउट एनी डाउट थायरोक्सिन हार्मोन। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि होता क्या है, जो आपकी बॉडी में ना, देखो मेटाबॉलिज्म मतलब होता है किसी चीज का टूटना या किसी चीज का बनना। आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं, कोई ना कोई चीज टूट रही है, कोई ना कोई चीज बन रही है, तो सारे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, मेटाबॉलिज्म बोलते हो। ठीक है, तो किसी भी चीज की, कार्बोहाइड्रेट का बनना, टूटना, चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट हो, वो सब किसके अंडर आ जाएगा, मेटाबॉलिज्म के अंडर। सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा, ये थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये तो हार्मोन है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये रिलीज कौन सा ग्लैंड करेगा, तो बच्चों ये करेगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होते हैं ना जो आपका, वो प्रेजेंट होगा। जैसे जो आपकी ट्रैकी है, विंड पाइप, उसके साइड पे एक पेयर प्रेजेंट होता है, उसको आप बोलते हो थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या करता है, 2 हार्मोन बनाएगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ बता देती हूँ। थायराइड ग्लैंड एक T3 और एक T4। जो ये T4 है, इसको ही बोला जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, T3 T4 दोनों हार्मोन्स है। कौन बनाएगा, आपका थायराइड ग्लैंड बनाएगा, जिनका फंक्शन क्या होगा, या इसका हार्मोन का लगा लो या ग्लैंड का लगा लो, एक ही बात है कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना। ठीक, कोई बनना टूटना सब ये कंट्रोल करेंगे, ये चीज होगी। ये 3 और 4 का मतलब क्या हुआ, 3 और 4 का मतलब हुआ कि 3 मतलब 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 4 मतलब एक आयोडीन का मॉलिक्यूल और लग गया। ठीक है, तो ये T3 और T4 का जो लिंक होता है वो आयोडीन के साथ होता है।
अब एक चीज और, जो थायराइड ग्लैंड होता है ना आपका, उसके फंक्शनिंग के लिए ना आयोडीन जरूरी होता है, ठीक है। अगर तो उसको प्रॉपर अमाउंट आपकी आयोडीन मिल रहा है थायराइड ग्लैंड को, तो वो अच्छे से काम करेगा। बट अगर उसकी कमी होगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर क्या होगा, मतलब अ पर्सन विल सफर फ्रॉम गोइटर। गोइटर के केस में क्या हो जाता है, यहाँ थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो वो चीज होगी, तो वो उसका बेसिकली वो बोल सकते हैं कि जैसे डिसऑर्डर है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगी, तो उस हिसाब से वहां पढ़ते जाएंगे। हाइपोथायराइडिज्म भी होता है, तो वो सब चीजें। अब इंसुलिन की बात आई है, इंसुलिन तो है जो हार्मोन है आपके पैंक्रियाज रिलीज करते हैं, ठीक है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है, आपकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है आपका इंसुलिन। जब आप क्या करते हो, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, कई बार जब इंसुलिन अच्छे से काम नहीं ना करता, या फिर ऐसा लगा लो डायबिटीज की बात करते हैं, शुगर की होती है, शुगर बोल देते हैं ना, एक्चुअल में वो क्या होता है, डायबिटीज होती है, डायबिटीज मिलिटस, और इसकी बहुत और भी टाइप्स होती है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे पैंक्रियास इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक है। इंसुलिन ने क्या किया, जैसे आपने जो भी ग्लूकोज खाया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। जैसे जो भी आप नॉर्मल रूटीन में ग्लूकोज खा रहे हो, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो कहाँ रहा है, जैसे वो लीवर में होगा, ठीक है। उसके अंदर ये प्रोसेस चलेगा कि भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लाइकोजन में, ठीक है। बट अब बात ये है कि करता कौन है, वो करेगा इंसुलिन। ऐसा उसने क्यों किया, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए वो ऐसे करेगा, ठीक है। अब कई बार पैंक्रियास के ऊपर अटैक हो जाए, ठीक है, हमारी बॉडी के खुद ही इसके ऊपर अटैक कर दे किसी वजह के, ऐसा कुछ हो जिससे कि इंसुलिन ना बन पाए, नहीं बन पाता, ठीक। तो उससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होने की बजाय बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ बचा नहीं हमारी बॉडी में, है ही नहीं, इंसुलिन पहुंच ही नहीं रहा कि जो एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दे ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो इस तरीके से तो फिर वो हो जाती है, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह देने पड़ते हैं। ये एड्रेनलिन, ये हार्मोन आपके एड्रेनल ग्लैंड्स बनाएंगे। एड्रेनल ग्लैंड होते हैं आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होंगे एड्रेनलिन ग्लैंड, और एड्रेनलिन हार्मोन बनाते हैं ये। इसका फंक्शन क्या रहेगा, इसका फंक्शन होगा कि ये ना एक इमरजेंसी हार्मोन होता है। देखो इमरजेंसी क्यों, इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। एकदम से ना सडन स्ट्रेस हो गया, आपको एकदम से चिंता कर ली, एकदम से खुशी, एकदम से गमी, तो उस केस में क्या होगा, एड्रेनलिन ग्लैंड रिलीज हो रहा होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी ऐसी चीज हुई, आपको एकदम से एक्साइटमेंट होगी, या फिर एकदम से ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करने लगे, एकदम से रनिंग करने लगे, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा होता है। इस वजह से इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और एड्रेनल ग्लैंड्स होंगे, जैसे ये आपकी किडनी है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, कौन, आपके एड्रेनल ग्लैंड, ठीक। एड्रेनल ग्लैंड बनाएंगे एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक। ये कॉर्टिसोल आ गया, ये भी किडनी बनाती है। तो आपके इसका आंसर आ जाएगा थायरोक्सिन। तो डिटेल में बात कर लिए, आगे चलते हैं। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है जो वो आप चूज करोगे। आपके सामने ऑप्शन दी हुई है 4। कहते हैं न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एंड रॉड शेप्ड व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम होते हैं, आप देखते हो ना, जैसे क्रोमोसोम जो होते हैं, मतलब प्रॉपर ना, जैसे ऐसा होता है, चलो डिटेल में थोड़ा बता देती हूँ। जो आपका डीएनए होता है ना, ये जैसे सेल है, सेल में आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस में ये डीएनए इस तरीके से होता है। बट होगा क्या, जब एक सेल डिवाइड करने लगता है ना, तब ये डीएनए ना क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ये डीएनए ये कॉइलिंग करता रहेगा, बहुत सारी कॉइलिंग, ये कॉइलिंग करके ना इस तरीके से ये क्रोमोसोम बना लेगा। ये है कुछ नहीं है, डीएनए और क्रोमोसोम वैसे अलग अलग है, वो हम ऑल्टरनेटली यूज कर सकते हैं, इन टर्म्स को करते भी हैं, बुक्स में भी करते हैं वैसे भी। बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आपका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल पड़ा होता है न्यूक्लियस में, वो थ्रेड की फॉर्म में पड़ा होता है, ऐसे जैसे धागा होता है ना। अब एक धागे की बहुत सारी ऐसे ऐसे करके कॉइलिंग करो, कॉइलिंग करके वो एक क्रोमोसोम बना देगा, ठीक है। तो यही बात इसने करी है, बिल्कुल ठीक है। और क्रोमोसोम होता है ना, वो इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, वो ही आपको जो है विजिबल होंगे रॉड शेप्ड में। ये बात कर दी इन्होंने, बिल्कुल ठीक बात की है इन्होंने। कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एट इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। जो आपका क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ठीक है, वो किस तरीके से दिखता है, जैसे कि टैंगल्ड मास होता है, ग्रुप होता है थ्रेड का। जैसे मैंने आपको बताया था, एक आपको फर्क बता दूं, क्रोमैटिन और कहीं पे आपको वैसे वर्ड में कंफ्यूज मत होना, और डीएनए, ये एक ही बात है, ठीक है। पढ़ते हो ना आप, आपके न्यूक्लियस में क्रोमैटिन है, ये डीएनए है,
बस ये है कि वो इस तरीके से होगा थ्रेड लाइक फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है। पर होगा क्या, जब वही मैंने आपको बताया, जब इसकी कॉइलिंग हो जाएगी ना, ये बहुत सारी कॉइल करता रहेगा, फिर उसके बाद ये जाके फाइनली आपका क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा, ठीक। तो क्रोमोसोम भी क्या है, डीएनए है, बस एक धागा है, वो डीएनए कॉइल होकर उसने एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है, तो वो डीएनए, ठीक है, उससे मिलके ही बना हुआ है। तो जब डीएनए बहुत सारा कंडेंस हो जाएगा तो बस एक शेप ले लेता है प्रॉपर वो, तो उस शेप को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। वो है इससे बना हुआ है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मेन क्लैरिटी रखना दिमाग में। न्यूक्लियस एज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है। जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड एक कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कवरिंग होती है ये ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब उसको कवर करने वाली न्यूक्लियर। तो बिल्कुल ठीक बात बोल दी, तो चारों ऑप्शंस करेक्ट होंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। फिर कहते हैं, ये देखो दिखाया हुआ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारे के सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका क्रोमैटिन पड़ा है, मतलब डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक। इस तरीके से दिखता है आपको, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। बस जब एक सेल ना कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब डिवाइड नहीं कर रहा, ऐसे ही पड़ा नॉर्मल स्टेट में, तब आप इस तरीके से देखोगे, ऐसे पड़ा होगा आपका डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल। जब भी वो डिवाइड करने लगेगा, फिर वो कंडेंस होने लग जाएगा, पास आने लग जाएगा, बिल्कुल ऐसे ना कॉइलिंग हो जाएगी उसकी, फिर फाइनली वो क्या बना देगा, क्रोमोसोम। तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी इस चीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। कहते हैं, which among the following statement are correct with respect to general difference between animal and plant cell? अब इसका आंसर बताओ क्या रहेगा, जो डिफरेंस होंगे आपके। अब ये देखो, कहते हैं प्लांट सेल है, हाँ, प्लांट सेल है सेलुलोज वॉल एंड वाइट एनिमल सेल डू नॉट, बिल्कुल ठीक है। जो प्लांट सेल होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं, बिल्कुल ठीक बोल दिया। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल विच डू, ये क्या बोल रहे हैं भाई, नींदों में लिख दिए स्टेटमेंट। कहते कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही नहीं, वाह, कह रहे सीधी सेल वॉल होती है, ऐसा हो सकता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क है, एक सेल है आपका, सेल के बाहर पहले तो सेल वही होगी ना, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी ना, या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाहर होगी सेल वॉल, तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। बस फिर क्या कह रहे हैं वही देख लो, मजाक कर दिया। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती कहते, बट एनिमल सेल डू, तो गलत है जी, ऐसा नहीं है, दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बट फर्क इतना सा है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होगी। मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल, बिल्कुल ठीक है कि जो आपके प्लांट सेल होते हैं उनमें वैक्यूल होते हैं, बट बहुत बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। बट जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें होते हैं बट छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में रहेंगे, बस एनिमल सेल में वो लार्ज होंगे साइज में। तो ये भी ठीक बोल दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। तो आगे चलते हैं, ये देखो जी आपका स्ट्रक्चर आगे, ठीक, ये सेल वॉल, ये आपका प्लांट सेल हो गया, ये एनिमल सेल, तो इस तरीके से दिखते हैं। पीपीटी आपको मिल जाएगी, अच्छे से देखना, डिटेल्स पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्वाइटर, अभी पढ़ के हटे अभी, तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्वाइटर का वही जो थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है, मैंने आपको भी पढ़ाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जी बी। ये देखो, इन लार्ज थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड है, बहुत बढ़ जाता है साइज में, इस तरीके से इसको बोलते हैं हम ग्वाइटर, ठीक। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा है। अब आयोडीन चाहिए होगा, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में, अगर उसकी कमी हो जाती है बॉडी में या फिर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो अ पर्सन विल सफर फ्रॉम ग्वाइटर, ठीक। तो ये कंडीशन होगी। वैसे पता क्या होगा, होता ये है कि थायराइड ग्लैंड है ना, वो साइज में स्वेल क्यों कर जाता है, बड़ा क्यों हो जाता है, आयोडीन को एक्यूमुलेट करने के लिए, ताकि उसको वो इकट्ठा कर सके, इस वजह से जो उसका साइज होगा वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रीजन होता है, तो सोचा आपको बता दूं। तो चलते हैं आगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कहाँ से आ गया, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी नहीं होगा, ना ही आयरन की डेफिशिएंसी से, ये होगा जी आयोडीन की डेफिशिएंसी से। 10वां सवाल आपके आगे, एक स्क्रीनशॉट है ये, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर, फूल का कौन सा इसमें से हिस्सा नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं होगा, पेटल, सेपल, पिस्टिल और पेरिकार्प, बताओ। इसका आंसर होगा विदाउट एनी डाउट पेरिकार्प, ये फ्रूट का पार्ट नहीं है, ठीक है, सॉरी फ्लावर का पार्ट नहीं है, उसमें आएंगे पेटल्स, ठीक है, जो कि होंगे आपके कलर, ठीक, सेपल होंगे ग्रीन, जैसे आप फूल देखते हो,
ठीक है, उसमें जो ग्रीन कलर के आपके पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं, ठीक, और पेटल्स होते हैं कलर्ड। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, देखो इस तरीके से मतलब अपना कोई निमोनिक ट्रिक बना लेना, बट इस तरीके से भी कर सकते हो कि पी फॉर पेटल, ठीक है, पी से ही पेटल, पी से ही पत्ते, पत्ते हरे होते हैं बट इसका उल्टा हो जाएगा पेटल, वो क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे, और बचा के आपका सेपल, सेपल क्या होगी, ग्रीन होंगे। तो इस तरीके से ये कुछ भी बना लेना अपनी ट्रिक व्रिक जो आपको ठीक लगे, तो उस हिसाब से। तो ये तो हो गया। पिस्टिल, पिस्टिल होती है फीमेल पार्ट, ठीक है, ये जिसको बोला जाता है गाइनोशियम। तो ये तो हो गया फ्लावर का पार्ट ही है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं ना फीमेल के पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, यही देखते हो आप फ्लावर में फीमेल का पार्ट। इसमें आपका क्या पड़ा होता है, ओव्यूल पड़ा होता है, ठीक है, ये क्या होती है, ओवरी। ऐसे ही होता है कुछ, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये होगी ओवरी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपके फ्लावर फीमेल पार्ट का, जिसको आप पिस्टिल भी बोल सकते हो या गाइनोशियम भी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है। ये होता क्या है, थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगी, 5 मिनट लगा लेंगे इसमें। कह रहे कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आप जीन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हो, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, या फिर इसमें ना बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। देखो आप कितना कुछ न्यूज में पढ़ते हो, आपने पढ़ा, जैसे आप चीजें पढ़ते हो, बीटी कॉटन पढ़ते हो, ठीक है। होता क्या है कि जो आपका कॉटन प्लांट है ना, उसमें एक ऐसी जीन इंसर्ट की जाती है जिससे उसको अटैक ना हो किसी भी चीज का, मतलब किसी पेस्ट का अटैक ना हो या फिर हर्बिसाइड या किसी चीज का उस पर असर ना हो, जो चीज उसको हार्म कर रही है। तो इसी तरीके से बहुत सारी और भी प्लांट्स हैं जो आप न्यूज में देखते रहते हो ना, ब्रिंजल भी हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया। तो इस तरीके से ये सारे, इन सारों का काम पीछे क्या चीज चलती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग चलती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट ले लिया, ठीक है, या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म को उठा लिया, ठीक है, जो भी चीज हमें रिक्वायर्ड है, मान लो उसका डीएनए, आरएनए कुछ भी ले लिया, उससे हम डिजाइर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो आपने क्या करना है कि इंसुलिन बनाने हैं किसी बैक्टीरिया में, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ वैसे समझाने के लिए, इसकी इतनी डीप में ही जाओगे। जैसे मान लो ये आपका वाइट बैक्टीरिया है, इसमें आपको इंसुलिन बनाने, ठीक है। ये आपका कोई भी बैक्टीरिया, इसमें से ना आपने एक प्लाज्मिक डीएनए ले लिया, ठीक है। प्लाज्मिक डीएनए होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, मतलब एक तो न्यूक्लियस में भी डीएनए पड़ा होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ ना कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं, जैसे आपका इकोलाई बैक्टीरिया, जिसमें ये एक्स्ट्रा डीएनए भी पड़ा होता है, इसको बोलते हो प्लाज्मिक डीएनए। कंफ्यूज मत होना, वैसे आपको बता रही हूँ कि चलता कैसे है प्रोसेस, एक बार सुन लेना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती कैसे है, ऐसे घबराना नहीं है कि ये क्या पढ़ा दिया या कुछ भी, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये प्लाज्मिक डीएनए है, अब इसका काम क्या है, ये व्हीकल का काम करेगा, ठीक है। जैसे जोमेटो वाले क्या करते हैं, जोमेटो का काम करता है, वो सिर्फ पिज्जा ऑर्डर करवा के दे देंगे, तो इसको पिज्जा चाहिए, मतलब इसको इंसुलिन चाहिए, ठीक है। तो पिज्जा इसके पास कैसे जाएगा, जोमेटो वाले भैया, तो प्लाज्मिक डीएनए जोमेटो वाला भैया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके इंसुलिन को वहां तक पहुंचाएगा। अब इसमें क्या करा जाएगा, किसी न किसी बाहर कोई ना कोई ऐसा बैक्टीरिया वायरस किसी से भी, ठीक है, इंसुलिन दी, इंसुलिन ये रही इंसुलिन, मतलब ऐसी जीन ले ली जो इंसुलिन बनाएगी, ठीक। तो उस जीन को क्या कर दिया हमने, इसमें कट लगा दिया, पहले तो प्लाज्मिक डीएनए में हमने कट लगा दिया। जैसे इसमें हमने कट लगाया, ये देखो कट लगा दिया, सारी कट लग गई, हाँ, ये इस तरीके से। तो अब इसमें क्या करेंगे, वो जीन जिसको हमें जरूरत है, ठीक है, जो इंसुलिन बना रही है, वो हमने किसी और से लिया है, XYZ किसी से भी निकालो, मान लो एक्स बैक्टीरिया में से हमने वो निकाल दी बाहर, वो निकाल के इसमें इंसर्ट कर दी ये हरे वाली जीन, ग्रीन जीन, ठीक है। ये क्या कर रही है, इंसुलिन बनाएगी। अब इसको उठा के ले गया यहाँ तक, यहाँ पहुंच गया, ये इसमें वाई में चला गया और जाके इसको मिल गई इंसुलिन, बहुत सारी कॉपीज बना देगा इसी तरीके से, ठीक है। ये इंसुलिन ही चाहिए थी, इसको पिज्जा चाहिए था, पिज्जा मिल गया, पिज्जे वाले भैया, व्हीकल डीएनए, प्लाज्मिक डीएनए। तो इस तरीके से आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग चलती है, मतलब ये बहुत सारी कॉपीज बना लेगा। ऑब्वियसली इसकी टेंडेंसी होती है कि बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। अब इसी तरीके से क्या होता है, हम कहीं भी किसी, जैसे मान लो वैक्सीन की टेस्टिंग करते हैं, कोई एनिमल्स में हम वैक्सीन, कोई नई जीन इंसर्ट करके देखते हैं कि अभी कुछ प्रोडक्ट बनाना हो, क्या वैक्सीन काम कर रही नहीं कर रही, या फिर प्लांट्स में हम नई नई जीन इंसर्ट करते हैं। तो इस तरीके से एक प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए, इसकी डीप में मत जाना, यही है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करने वाला, बोन, कार्टिलेज, एडिपोस और मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू नहीं है ना, सॉरी, मस्कुलर है, आ रहेगा मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि वो तो मसल्स में आ गया ना, ठीक है। तो आपका जो बोन हो गया, ठीक है, आपका कार्टिलेज हो गया, एडिपोस टिश्यू हो गया, ये सारी टाइप्स है आपके कनेक्टिव टिश्यू की। ये देखो मैंने लिख भी दिया, ब्लड, कार्टिलेज,
टेंडन, लिगामेंट, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे। ये देखो सारी टाइप्स। ब्लड आपको पता है इसमें प्लाज्मा होता है, ठीक है, और आपके कॉर्पसल्स होते हैं जो प्लाज्मा में इम्बेडेड होते हैं। प्लाज्मा एक फ्लूइड है, पानी है, जिसमें इस तरीके से इम्बेडेड होंगे आपके कॉर्पसल, मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर आपका कार्टिलेज, कार्टिलेज होगा जो सॉफ्ट पोर्शन होता है, जो दो चीजों को जोड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल देते हो हाइलिन कार्टिलेज, ये नोज वाला एरिया यहाँ, ठीक है, या फिर ईयर का पीना होता है ना, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो हो गया। एडिपोज टिश्यू होता है कि जो फैट स्टोर करेगा, ठीक है, फैट स्टोरिंग टिश्यू, उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। जहां जहां आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये क्या करेगा, टेंडन जो होता है ना, ये क्या करता है, मसल टू बोन जो है ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मसल को ज्वाइन करेगा बोन के साथ, बट लिगामेंट होगा वो बोन टू बोन ज्वाइन करेगा। तो एक एग्जांपल थी आपकी कनेक्टिव टिश्यूज की। मस्कुलर टिश्यू तो अलग होता है, जो आपके मसल्स होंगे वो किससे मिलके बने होंगे, आपके मस्कुलर टिश्यू से, ठीक, तो वो इसमें से कनेक्टिव टिश्यू नहीं आएगा, तो ये अलग होगी ऑप्शन। बाकी सारे के सारे ये आपके क्या हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो आगे चलते हैं, ये मैंने लगा दिए डायग्राम्स, यहाँ से आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डब्ल्यूबीसीज फॉर्म, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। इसका आंसर आ जाएगा जी बोन मैरो। बट एक्चुअल में होता क्या है, ये ध्यान से समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब एक बच्चा, एक फीटस 6 मंथ का होता है ना, 6 महीने का, सॉरी, उससे पहले पहले उसका जो लीवर और स्प्लीन होगा, लीवर और स्प्लीन इसका बच्चे का, इसमें बनेंगे आपके डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज, ये सारे कॉर्पसल्स वो बनाएंगे। जैसे ही आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स, जब 6 महीने क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तब उसके बाद क्या होगा, जो ये लीवर है, सॉरी, जो ये आपका रेड ब्लड सेल्स है और जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है, वो कौन बना देगा, वो उसका फंक्शन संभाल देंगे आपके बोन मैरो, मतलब आपकी बोन्स। फिर 6 महीने के बाद आप देख रहे हो बच्चे में जो बोन्स है उसमें ही सब कुछ बनेगा। ये देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक। अगर क्वेश्चन में आया कि बिफोर 6 मंथ, तो आप टिक करोगे लीवर और स्प्लीन। अगर आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद की बात करी जा रही है, तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर बोन मैरो, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, पता भी होना चाहिए, नहीं पता था तो पता चल गया, ठीक। तो इसका आ जाएगा बोन मैरो। आगे चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टोर फूड फॉर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फूड स्टोर कौन करते हैं। इसका आंसर देखो क्या आएगा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा आ जाएगा। जाइलम क्या होता है, देखो आपके 2 टिश्यूज होते हैं प्लांट में, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जो जाइलम होगा वो क्या करेगा, पानी और मिनरल्स, मतलब वाटर और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा वो कौन करेगा, जाइलम करता है, ठीक है। उसके पार्ट से ही जाइलम के ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये पैरेन्काइमा होता है ना, ये लिविंग टिश्यू होता है। जहां भी ये आ गया, हर चीज लिविंग भी होगी, फूड भी स्टोर करेगी, क्योंकि 3 टाइप की टिश्यूज आप ये भी पढ़ते हो सिंपल टिश्यूज में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जहां पैरेन्काइमा टिश्यू की बात आती है, बहुत सॉफ्ट टिश्यू होता है, लिविंग भी होगा, ठीक, और ये फूड स्टोर करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर फ्लोएम की बात करते हो ना, फ्लोएम में भी उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गए, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया, उसमें भी फ्लोएम पैरेन्काइमा आ गया, तो वो भी लिविंग माना जाएगा। तो जहां भी आपको पैरेन्काइमेटिक टिश्यू दिख गया, मतलब वो लिविंग होगा और वो फूड स्टोर करेगा। तो जाइलम पैरेन्काइमा की बात करी गई है, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, फूड को स्टोर कर रहे हैं, और चारों मिलकर क्या कर रहे हैं, चारों में से बेसिकली ट्रैकीड्स और वेसिकल्स ज्यादा पानी और मिनरल्स पहुंचाएंगे प्लांट, ठीक है। एक चीज और, ये बेसिक चीज है, रूट से प्लांट तक पहुंचाएंगे जाइलम क्या, वाटर और मिनरल्स, क्योंकि रूट से एब्जॉर्ब कर रही है ना। पानी किसको देते हो, जड़ों को ही देते हो, वो तो आप ऊपर उसकी सुंदरता के लिए आप पैसे ही दे देते हो, पानी देते हो ना जब पौधों को, जड़ों को ही देते हो पानी, तो अब ठीक है। तो पानी ऊपर तक कौन पहुंचाएगा, जाइलम। बट फ्लोएम क्या कर रहा है, फ्लोएम फूड स्टोर कर रहा है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, रूट से नहीं, रूट से नहीं करेगा, वो करेगा लीव से, क्योंकि पत्तों में तो खाना बनता है, ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ, ये फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, जड़ें कर रही हैं, पत्ते कर रहे हैं, ये लीव कर रहे हैं। तो लीव में से फूड स्टोर जो भी बनाएंगे, लीव खाना बनाएंगे, ठीक है, वो फूड को फ्लोइंग पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में सर्कुलेट कर देंगे। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ से स्टेटमेंट आपको दे सकते हैं तो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो बस ये पता होना चाहिए बेसिक। तो आगे चलते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंटिंग पीरियोडिक टेबल आर रेफर्ड एज अल्कली मेटल बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर। तो इन्होंने क्या बोल दिया, कहते जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, उनको एल्कलाई क्यों बोला जाता है, कहती बता रहे, ठीक है,
कहते हैं उनकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होती है? एल्कलाइन मतलब क्या होता है? बेसिक होता है। अगर कोई चीज बेसिक है तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी मतलब उसकी ऑक्साइड वो भी बेसिक होनी चाहिए। तो अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी मतलब जो उसके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो भी बेसिक होने चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बेसिक। आपके सामने पीरियोडिक टेबल हाजिर, ठीक। इसमें देखो ये पहला और दूसरा ग्रुप ये सारे के सारे बेसिक है। मैग्नीशियम, सोडियम, एग्जांपल दो एक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सुना ही होगा आपने, ठीक है। ये बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, ये एसिडिटी को भी खत्म करता है। सुने ना आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लू कलर की बॉटल है विंडो, वो देखिए, वैसे अलग अलग रंग बिरंगी बॉटलें भी हो सकती है। ऑब्वियसली एक ब्लू कलर की बॉटल होती है जिसमें व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, ठीक है, उसको एज ए एंटासिड लेते हो आप, तो वो है आपकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वो होगी जो होगी आपकी नेचर में बेसिक, ठीक है। तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो और एक चीज और, चलिए तो हाइड्रोक्साइड है, और अगर मैं बात करूं ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड की बात करनी जाए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये MgO, ठीक है। जो MgO होगी ये क्या होगी? ये होगी बेसिक नेचर में, ये भी ऑक्साइड होगी। तो उनको बोला है एल्कलाइन, वही इस वजह से जाता है, ठीक, क्योंकि उनकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होती है? बेसिक। बट यहाँ पे जो इनकी ऑक्साइड्स होंगी नॉन मेटल के, ये सारे आपकी लेफ्ट साइड पे ज्यादातर मेटल्स पाए जाते हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स, ठीक है। अब जो ये लेफ्ट साइड पे मेटल्स होंगे इनका तो आपको पता चल गया। अब जो ये नॉन मेटल्स होंगे इनकी ऑक्साइड ज्यादातर एसिडिक होंगी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है तो नहीं सुना हमने, ऑब्वियसली वो एसिडिक होगी। नॉन मेटल कभी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इनकी जो ऑक्साइड्स होंगी हमेशा एसिडिक होंगी, यही यहाँ पूछा गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बेसिक। तो आगे चलते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें से सॉरी वेट अ मिनट, अच्छा एक चीज और रहेगी इस क्वेश्चन में जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे देखो एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगी मैं आपको, थोड़ा डिस्टेंस पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मेटल होगी और नॉन मेटल होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम, सोडियम की, ये सारे मेटल है। याद ले लो, कार्बन ले लो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल है, ठीक है। जो मेटल होते हैं ये लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं, चमकदार, चमक होती है इनमें, ठीक है। और दूसरा ये मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हो, इनको शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इनको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आपके मेटल को, ठीक। तो नॉन मेटल होते हैं, देयर बर्डन ऑन अर्थ, धरती पे बोझ है बेचारे, ना ही तो ये लस्ट्रस है, ना ही कोई चमक धमक इनमें, ना ही ये इनको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दे आर लाइक बर्डन ऑन अर्थ, सॉरी टू से, पर सच्चाई ये है नहीं, काम की नहीं, ऐसा नहीं काम के नहीं है, बट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो एक और मेन प्रॉपर्टी जो मेटल है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे नेचर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कोई चीज जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव सुने ना आपने, Na पॉजिटिव कभी सुने आपने ऐसे? Na नेगेटिव, Mg नेगेटिव, ठीक है, नहीं सुना ना, क्योंकि वो लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो हमेशा लूज करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड जो आपके नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जैसे F नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये आपकी आगे एग्जांपल आपके मेटल्स की, ठीक है, और आपके किन की आ गई? नॉन मेटल्स की, ठीक है। अब एक चीज और, ये ना मेटल और नॉन मेटल, ये आप देखते हो ना पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन होती है इस तरीके से, जैसे यहाँ इस तरीके से जिगजैग लाइन। इसके अराउंड ये सारे क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स माने मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, वो हो जाएंगी आपकी मेटलॉइड्स, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। तो ऐसे पढ़ते जाओ, बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगी। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें से अंडरग्राउंड स्टेम कौन है? ठीक, पोटैटो, ट्यूबर भी बोला जाता है। अब देखो स्टेम होती है ना, जो स्टेम में क्या क्या होता है? ये होती है स्टेम में ये ब्रांच, ये मेन जैसे स्टेम होती है, ये होगी इसकी, ठीक है। और या ब्रांच होती है, इसमें पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, सॉरी डायग्राम थोड़ी ऐसी है मेरी, ये लीव्स होते हैं। तो ये सब कुछ तो होता है, उसमें ब्रांच होगी, पत्ते वत्ते हो गए, फूल हो गए, ये चीजें होती हैं आपके स्टेम में। रूट्स भी होती है, रूट्स हो गया, सॉरी ये स्टेम, रूट्स हो गए, ब्रांच होगी, लीव्स होगी, यही आपकी स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होगा। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब क्या है? मतलब वो नीचे है, अंडरग्राउंड है, बट वो स्टेम की तरह काम करेगी। जैसे आलू की बात कर लो, पोटैटो, आप देखते हो
जमीन के नीचे लगे होते हैं, आप खींचते हो ना जमीन के, मतलब जमीन से खींचोगे ऊपर तो मतलब वो अंडरग्राउंड है, मतलब वो जमीन के नीचे ग्रो करेंगे, ठीक, बट वो अंडरग्राउंड स्टेम की कैटेगरी में आते हैं जो आपके ये होते हैं पोटैटो। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें ना स्टेम की जो है सारी मतलब मेन वो होते हैं, फीचर्स होते हैं। जैसे देखो इसमें बड भी लगी होती है, बड्स लगे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, और इसमें रूट्स भी लगे होती है, छोटे छोटे रूट्स होती हैं जो आपकी पोटैटो में, ठीक है, वो भी होंगी। पत्ते भी लगे होते हैं। जैसे आप देखते हो थोड़े टाइम बाद ना आप देखते हो जो पोटैटो होता है वो ग्रीन हो जाता है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। आप जो थोड़ा सा पोर्शन कट करोगे, कट करके आप ग्राउंड में लगा देते हो तो एक और पोटैटो का नया प्लांट उग जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। यस, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो यही होता है पोटैटो। तो सारे के सारे स्टेम के इसमें हो गए, पत्ते वगैरह भी लगे होते हैं, ये आपकी रूट्स भी लगी होती है, तो इट इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक। इसको ट्यूबर भी बोला जाता है, ठीक है। और कैरेट रेडिश ही अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो जड़ें होती हैं प्लांट की, रूट्स होती है, वही कन्वर्ट हो जाती है, कैरेट बना देती है और रेडिश बना देती है, ठीक है। तो वो होंगी आपकी अंडरग्राउंड रूट्स। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, यही खत्म करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो 16 के अराउंड हमने क्वेश्चंस कवर कर ली, तो ये रहा हमारा सेशन। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडे सेशन, ठीक। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किए, जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आई वांट कि आप सक्सेसट्री ऑनलाइन हिमाचल का जो है चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करो चैनल को भी, वहाँ पे आपको सारा टाइम टेबल मिल जाएगा, सारी पीपीटीज PDF सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू ऑल एंजॉय टुडे सेशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।